मैं तो उस वक्त जवान और खूबसूरत थी, पर मैं एक विधवा थी। खूबसूरती के कारण लोगों की नज़रें मेरे जिस्म पर ही होती थीं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए मैं मजबूर होकर मर्द का भेष बदलकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे, रोज़ मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि वह एक लड़की से प्यार करते हैं, मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने जवान और खूबसूरत के साथ अमीर भी हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम सोनम है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक नहीं था, इसलिए 10वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते ख़ानदान से था। मेरे पिताजी 2 भाई और उनकी एक बहन थी। शुरू से ही मेरे ख़ानदान में जायदाद के खातिर झगड़े चल रहे थे। मेरे पापा सारा सारा दिन कोर्ट कचहरी के धक्के खाते थे, क्योंकि मेरे चाचा और बड़े पापा दोनों हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी तरह गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त माधवी की शादी है। माधवी के घर वाले बहुत अमीर थे। माधवी ने स्पेशली मुझे अपने हर फंक्शन में बुलाया था। उसके मेहंदी के फंक्शन में गई तो घर आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में एक तेज़ रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा तो मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक तहखाना में पाया, जहाँ पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। वह एक बड़ा सा कमरा था, जिसे मुझे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह एक कैद खाना है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे और कुछ जवान लड़कियां भी थीं, जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता और कुछ को तो कोठों पर बेच दिया जाता। उनके साथ पुलिस भी मिली हुई थी। उनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया, जिसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुझे घूरता ही जा रहा था। मैंने डर के मारे एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मैं डर के मारे कांप रही थी। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल होता होगा। सभी लड़कियां रो रही थीं और बच्चे भी बेतहाशा रोए जा रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठी। वह बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह गुस्से से ज़मीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कैसे आ गए? मेरे सवाल करते ही वह बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहां पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारने पीटने लगे। वे लोग मारते हुए कह रहे थे कि चलो, तुम लोगों को कहीं और जाना है। यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 लोग कैद थे और उन सभी लोगों को कहीं और शिफ्ट होना था। उस अंधेरे कैद थाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कि कब सुबह होती और कब शाम। वहां पर मौजूद कुछ लोगों से ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा। अब मुझे उस दिन का डर था जिस दिन वो लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगवा देते। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं, हमारे साथ वही होता है। अब वह लोग यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी कर रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर मौजूद एक लड़के ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। अब रोज़ यही होता और कब मैं उस नशे की आदी हो गई, मुझे पता नहीं चला। जो लड़का मुझे इंजेक्शन देता, मैं उसके पास जाने लगी और उससे अपने मन की सारी बातें शेयर करती और खूब रोती। मैं कहती कि ये सब सुनने बाद मेरे माँ बाप जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। वह लड़का, जिसका नाम रोहन था, मुझसे वादा किया कि एक ना एक दिन तुम्हें मैं यहाँ से निकलवा दूंगा। लेकिन उससे पहले किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रही हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुजरता। एक रोज़ हम लोगों की निगरानी पर जिस लड़के को रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गया। हम सब ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से निकलकर भाग गए। यकीन करिए कि उस दिन पता चला कि आज़ादी क्या होती है। अपनी जान सबको प्यारी होती है। हम सब लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, जिसमें कुछ लोगों को गोलियां लग गईं और कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतनी जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा एक हाथ टूट गया था। लेकिन उस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोचती कि कुछ भी करके यहाँ से भागना है, नहीं तो सारी जिंदगी इनकी कैद में रह जाऊंगी।
वह एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ लगा हुआ एक घना जंगल था। मैं उस जंगल में घर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी। सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के उस वक्त कोई भी लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मैंने देखा मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई कि मैं जिस मुसीबत बच निकली हूँ, कहीं दोबारा उसी में फंस ना जाऊं। इसलिए मैंने मुकर जाना बेहतर समझा। लोगों ने मेरे घर का एड्रेस लिया और मैंने देखा मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही वह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि मेरी माँ आज 6 महीने बाद बोली थी। जब मैं अगवा हो गई तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसीलिए घर से भाग गई। मेरे पिता यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वह दुनिया छोड़कर चल बसे। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई थी। आज जब वह मुझे देखी तो चीख चीख कर रोने लगी। 3 दिन बाद अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला कि यह समाज लड़कियों का घर से भागना तो याद रखता है, पर किसी ने अगवा कर लिया यह नहीं देखता। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता है और सब अपनी नज़र अपनी सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे घर आते ही आस पड़ोस के लोग मेरे घर पर जमा हो गए और मुझसे सवालों की बारिश होने लगी। वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी? तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप दुनिया छोड़कर चल बसा। मैंने अपनी सफाई देनी चाहिए, पर किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा कि अगर तुम अपनी इस बदचलन बेटी को घर पर रखी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने इन सब लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने भी किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और गांव छोड़कर शहर चली आई। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 11 बजे हम उनके घर पहुंचे। अचानक हमें अपने घर देखकर मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर आने को कहा और एक कमरे में बिठा दिया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा सुनीता आंटी का एक बेटा था जो पागल था। हमारे पास आया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो और खेलो। सुनीता आंटी के बेटे अशोक की उम्र लगभग 24 साल थी, लेकिन वह बच्चों की तरह व्यवहार करता। उसकी जीत की वजह से माँ ने मुझसे कहा कि जाओ उसकी बात मान लो, नहीं तो यह हमें परेशान कर देगा। कि सहेली सुनीता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी ने उसके सर पर भारी चीज मार दी और वह बेहोश होकर गिर गया। फिर वह पूरे 2 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसका दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से यह बच्चों की तरह बर्ताव करता है। हम माँ बेटी सुनीता आंटी के घर में रहने लगे। अशोक सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ा रहता या अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। अशोक मुझसे घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया था। वह मुझसे ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा अच्छा वक्त गुजरने लगा था। सुनीता आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि उस मुश्किल हालात में हमें अपने घर पर पनाह दी। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। अशोक के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके घर में सुनीता आंटी और अशोक ही रहते थे। कुछ दिन बाद मेरी माँ की सहेली ने मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वह अशोक की शादी मुझसे करवाना चाहती है। माँ ने सुनीता आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो। लेकिन मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी ने एक शर्त रखी थी, या तो मैं अशोक से शादी करूं या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। सुनीता आंटी की एक यह शर्त सुनकर अब तो हमें अपने रूह पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अशोक से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वह पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अशोक के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह चाहे जैसा भी था, मुझे वह अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अब हम यहाँ से निकले
तो हम मारे मारे फिरेंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सुनीता आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोती रहीं कि मेरी एक ही बेटी थी, पर वह कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी अशोक से करवा दी गई। मेरी शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती, हमारी मजबूरी ने मुझे यह सब करने को मजबूर किया। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे थे। अशोक मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद पर मैं हंसने लगी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी में और क्या हो सकता है। मैंने उस भिखारन को खाना खिलाया तो उसने कहा कि जा बेटी, तेरा पति तुझसे बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी कि भला मेरा पागल पति मुझसे क्या प्यार कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि आशीर्वाद तकदीर बदल देती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अशोक के हालात में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा है। अशोक की सुधारता हालत देखकर हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अशोक जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा पूरा दिन अशोक की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और अशोक की हालत में सुधार होने लगा। अब वह पहले से बेहतर हो गया, लेकिन अशोक के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वह मुझसे नफरत करने लगी। मेरे प्रति अशोक को भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया और अचानक मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, पर मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर और बढ़ गया। वह मेरे पति से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अशोक पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसा कहती, वह उन्हीं के इशारों पर चलता। हम पति पत्नी अजीब रिश्ते में जुड़े हुए थे। साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था। तभी एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अपने माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे और अशोक के रिश्ते में जो दरार थी, वह हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में यह डर था कि पता नहीं अशोक अच्छा बाप बन पाएगा कि नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया, वह अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले की एक औरत से बात की, जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वह मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर हमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वो 9 महीने मेरे लिए 9 साल के बराबर थी। किसी तरह 9 महीने गुजरे और मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद मेरे पति और मेरे सास का रवैया अब पहले से बेहतर हो गया था। वह दोनों मुझे भले ही ना पूछते, लेकिन उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और मेरे जैसे बदकिस्मत के लिए यही काफ़ी था। धीरे धीरे मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा था। यह बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरे सास और पति अशोक किसी काम से बाहर गए थे, पर वापस आते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। वह दोनों मेरे लिए जैसे भी थे, पर वही लोग तो मेरे बच्चों का सहारा थे। ये सब सोच सोच कर सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। आखिर अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह कुछ दिन चली। फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैं अगल बगल के मोहल्ले में काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता। नहीं तो लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं।
लोगों के घर काम करने जाती तो उनके घर के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते रहते। एक दिन मैं यूं ही भटकते भटकते जा रही थी, तभी मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब मैं किडनैप हुई थी। वहाँ अगवा करने वाला हमें ट्रेनिंग देते ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर भाग सकें। लेकिन फिर से परेशानी वही थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसीलिए मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया और अपने आप को मर्द के पोशाक में ढाल लिया। कोई भी मुझे देखता तो यही समझता कि मैं एक मर्द हूँ। मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी। वह साहब बहुत अच्छे थे। वह मुझसे अपने मन की सारी बातें शेयर करते। धीरे धीरे मेरे और साहब के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरा सफ़र भी अच्छा गुजर जाता। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की देखी थी और उसी से मैं प्यार करने लगा था, पर जिंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ ना सका। अपने झमेला में वह लड़की कहीं खो गई। वह बेचारी भी किस्मत की मारी थी। पता नहीं वह किस हाल में होगी। साहब ने कहा कि अगले दिन मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाएंगे। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था और उस लड़की के बारे में सोच रही थी। उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उससे इतने सालों से मोहब्बत करता था। उसी की यादों में अभी तक उसने शादी नहीं की थी। अगले दिन जब बच्चों को स्कूल छोड़कर जब मैं उस साहब को लेने गई, जब वह गाड़ी में बैठे और कुछ दूर जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए। आखिर वह कौन है खुशनसीब लड़की है? कौन है वह जिसे आप प्यार करते हैं? उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई तो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह शख्स तो मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। यह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे उस तस्वीर को निकाला गया था। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी गई थी। उस साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि मैं किस ध्यान में थी। उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा, जिसे देखकर उसने खुद से एक वादा किया कि वह इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। उसने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, पर जब से मैंने उस लड़की को देखा था, उसके प्यार में गुम हो गया था। फिर मैं उस गलत काम से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। पुलिस ने जब वहाँ पर छापा मारा तो वहाँ से सभी लोग फरार हो चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि उसने एक बार अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं पूछता पूछता वहाँ पहुँचा तो लोगों से पता चला उसके पिता उसके उस लड़की की जुदाई में मार गए। उसके बाद उस लड़की और उसकी माँ को समाज से निकालने की धमकी दी गई, जिससे वह लड़की और उसकी माँ यह गांव छोड़कर कहीं चले गए। मैंने पढ़ाई अच्छी की थी, लेकिन गलत संगत की वजह से क्रिमिनल बन गया था। उस वक्त अपने साहब की बातें सुना मैंने उन्हें सच्चाई बता दी। मैंने कहा कि मैं ही वह लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया है। फिर मैं एक मर्द के बीच में रहने लगी। रोहित को जब पता चला कि मैं सोनम हूँ तो वह मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गए और मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने अपने ऊपर बीती हर बात उन्हें बताई। रोहित ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को दूर कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को अपना लूंगा। रोहित ने बताया कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो तुम्हें देखकर मैं इस बुरी संगत से दूर जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तुम भी मुझसे बिछड़ गई। फिर मैं दोबारा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लग गया। मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं लगन से वह नौकरी करने लगा, क्योंकि मेरे मन में यह विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिलोगी। अगर प्यार सच्चा हो तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है, और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। रोहित की बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला था। मैंने उसे अपने बच्चों से मिलवाया और कुछ दिन बाद रोहित ने मुझसे शादी कर ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने दुख झेले थे, रोहित ने आकर मेरे दामन में खुशियाँ भर दियाँ। मेरे बच्चे को एक पिता मिल गया और मुझे एक पति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।